हेलो एवरीवन, सोशल सफ़ेयर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आप तक आती रहें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अभी तक पार्ट 1 और 2 में आप लोग इसकी क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन से नए DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको बाद में भी ऐड किया गया टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट की बात करेंगे, जिसके अंडर ऐड किए गए 4 न्यू DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड ये 42nd अमेंडमेंट किस ईयर में हुई थी? 1976। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ ऐड की गई दैट इज़ अंडर आर्टिकल 39, जो बात करता है सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ इन चिल्ड्रन। आर्टिकल 39 कहता है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ मिले फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके बाद नेक्स्ट जो ऐड किया गया दैट इज़ फ्री लीगल एड टू दी पुअर अंडर आर्टिकल 39A। ये एक ऐसा सिक्योर स्टेप था जो कि वर्कर्स की मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरी था ताकि उनको किसी तरह से भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। तो अंडर दैट उनको प्रोवाइड किया गया कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है वर्कर्स को तो वो क्या जा सकते हैं, किस चीज़ के लिए? अंडर आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। मतलब अगर उनको कोर्ट में जाना है तो दे आर नॉट गोइंग टू पे फॉर इट, फ्री उनको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्री की उसमें वो अपना योगदान दे सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 कहता है कि हमें अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट भी करना है, इम्प्रूव भी करना है, और साथ के साथ हमें किसको सेफगार्ड करना है? फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को भी। इसके बाद एक और अमेंडमेंट में इसमें कुछ और नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया, वो थी 44th अमेंडमेंट 1978। ये बेसिकली फोकस करती थी आर्टिकल 38 के अंडर स्टेट मिनिमाइज करेगी इनइक्वालिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ इनकम, इनइक्वालिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ स्टेटस या फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द कंट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हुई वो थी 86th अमेंडमेंट। ये आई ईयर 2002 में, और इसमें इम्पॉर्टेंटली एक्शन लिया गया ऑन मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। और इसको, ये पहले सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल 45 का, उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। और इसमें अर्ली चाइल्डहुड पे सरकार प्रोवाइड करेगी बच्चों को केयर एंड एजुकेशन। कब तक? अप टिल द एज ऑफ 6 years। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट 97th अमेंडमेंट 2011 दैट इज कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें बात करते हैं कि सरकार जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ ज़्यादा रिलेटेड है, जैसे कि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो इसमें बात कर रहे हैं सरकार इनकी वॉलंटरी फॉर्मेशन की बात कर रही है, इनको एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि अपनी गवर्नमेंट या अपना जो भी मैनेजमेंट है ये इंडस्ट्रीज़ खुद चलाएंगी, इनमें किसी की बाहर से इंटरफेरेंस नहीं होने वाली है, और ये अपनी इच्छा से आके इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म करें ताकि और जो इनके ऊपर जो इनका वे होगा, कंडक्ट होगा इंडस्ट्री चलाने का, दैट विल बी डेमोक्रेटिक, और बाहर से भी डेमोक्रेटिकली ही इन्हें कंट्रोल किया जाएगा। जब हम डेमोक्रेटिक मतलब की बात करते हैं, मतलब ये होता है कि आपके काम काज में कोई इंटरफेरेंस नहीं, आपको सर्टन राइट्स प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। अब हम पिकअप करेंगे न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो ऐड हुए हैं आफ्टर सर्टन अमेंडमेंट्स वो अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं सैंक्शंस बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या DPSP।
तो सबसे पहली सैंक्शन जो आती है वो इसको कौन सैंक्शन कर रहा है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो इससे समझने से पहले कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्शन है, तो आपको जो मैं बात बताने जा रही हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम BN राव थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे एक अपनी रिक्वेस्ट रखी, रिकमेंडेशन रखी कि हम ये राइट्स बना रहे हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए, एक जस्टिशिएबल और एक नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल मीन्स आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, नॉन जस्टिशिएबल मीन्स अगर आप उनको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और उनका ये जो रिकमेंडेशन थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी पसंद आई, इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उन्होंने जस्टिशिएबल कैटेगरी में रखा। वो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं। और जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आती है, इनको नॉन जस्टिशिएबल रखा इन नेचर, और ये हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। बेसिकली उस टाइम जो मेजर प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया अभी नया नया आज़ाद हुआ था, उसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यानी कि जो स्टेट को इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जस्टिशिएबल में क्यों नहीं रखा। एक तो हमें बड़ी मुश्किल से अपना कंट्री आज़ाद किया था, बहुत डिफ़िकल्ट था इसको चलाना, एंड सेकेंडली उस टाइम इसको प्रॉपरली इन्फोर्स करें, इतने रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो सफिशेंट रिसोर्सेज ना होने के कारण इनकी इम्प्लीमेंटेशन होना उस हद तक पॉसिबल नहीं था, तभी इनको नॉन जस्टिशिएबल के अंडर रखा गया। और जब हम बात करते हैं इस हेडिंग की कि सैंक्शंस बिहाइंड द DPSP, मतलब सैंक्शन का क्या मतलब है कि इनको हमारा जो कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी इनको मानता है, और ये जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर के ऊपर ही एडहर हैं ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी ये स्टेट के मॉरल प्रिंसिपल्स में भी इसको ऐड कर दिया गया है। तो हम फर्स्ट पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, और ये हमारे आर्टिकल 37 में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे, ये प्योरली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये लोग जो है सरकार को नहीं बताएंगे, सरकार की मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल कर्तव्य बनता है उनका कि वो इसको हम लागू करें और लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि उनकी डेवलपमेंट हो सके और सरकार जो है वो एक वेलफेयर स्टेट बन के सामने आए। सेकेंड सैंक्शन इसको जो मिलती है दैट इज़ फ्रॉम डॉक्टर BR अम्बेडकर। जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा जा रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको नॉन जस्टिशिएबल कैटेगरी में रख दिया, मतलब अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो हम लोग कहीं भी नहीं जाके बोल सकते कि सरकार एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन रही है। लेकिन BR अम्बेडकर ने क्या कहा था कि अगर कोई सरकार इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इग्नोर करती है तो वो सरकार ही फ्यूचर में जाके एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शंस आंसरेबल होगी लोगों को कि उसने उनकी वेलफेयर के लिए 5 साल काम नहीं किया। तो इनडायरेक्टली लोगों की जो ओपिनियन है उसको इसका एक सैंक्शन बना दिया गया कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो 5 साल बाद दोबारा आ जाओगे, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे लोग आंसर करेंगे कि आपने हमारे लिए 5 ईयर में किया क्या है, तो उस केस में आपको दोबारा रिपीट करने को टेन्योर नहीं मिलेगी। तो मेजर इसमें उन्होंने इनडायरेक्टली किसको सैंक्शन, किसकी सैंक्शन है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के वर्ड्स में पब्लिक ओपिनियन की सैंक्शन इसमें कर दी गई है। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एक स्टेट वेलफेयर स्टेट सिर्फ तभी बन सकती है जब वो लोगों के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके कि वो अपनी डेवलपमेंट कर सके। अब डेवलपमेंट करने के लिए हमें इनकम चाहिए, अब वो इनकम के लिए हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और सबको इक्वली हक होना चाहिए टू अप्लाई इफ़ दे आर क्वालिफाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अगर वो उस जॉब की क्वालिफिकेशंस को पूरी करते हैं तो उनके पास हक है। तो इसीलिए एक वेलफेयर स्टेट तभी वेलफेयर स्टेट बन सकती है जब वो अपने सिटीजन्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज़ मॉरल वैल्यू टू द लीगल प्रोविजन।
जब मैंने आपको सैंक्शन का मतलब समझाया था, तब मैंने आपको कहा था कि ये पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। मतलब गवर्नमेंट को हमने किसी तरह से प्रेशराइज तो किया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपने आप, हम उसका जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो हम इस चीज़ में देखते हैं कि उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्रिटिसिज्म को हम ये बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने अपने आप ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। तो उसने अपनी मॉरल वैल्यू समझी है कि मैंने एक वेलफेयर स्टेट बनना है, मैंने लोगों के भले के लिए काम करना है। तो इस केस में वो लोगों का, इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करती है इन डिफरेंट वेज, उनकी एबिलिटी को रिस्पेक्ट करती है इन डिफरेंट वेज। जैसे लोगों का डिसीजन मेकिंग टू बी रिस्पेक्टेड, या उनका जो ईवल्स हैं रिमूव करना है, या कोई हार्म ना हो सके लोगों की, ऐसी एबिलिटीज़ को जो है उसने रिस्पेक्ट करना है अंडर मॉरल वैल्यूज़, कि किसी तरह से भी लोगों को हार्म ना हो और वो एक अच्छा लाइफ जो है वो वहाँ पे जी सके। नेक्स्ट डायरेक्टिव इसका प्रिंसिपल का सैंक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो लॉज हैं उसको किसने बनाया है? दे आर मेड बाय द गवर्नमेंट। आपकी जो सरकार थी उसी ने ही उसको बनाया है। और इसके पीछे मेजर रीज़न क्या था कि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, बच्चों को कुछ बेनिफिट्स दे दिए जाए, इन्वायरमेंट के बारे में सोच लिया जाए, लेबर के बारे में सोच लिया जाए, वर्किंग क्लास के बारे में सोचा जाए और उनकी इनकम के बारे में सोचा जाए। तो डिफरेंट स्फेयर्स के बारे में सोच कर उनके ऊपर लॉ बना दिए गए हैं। एंड ये जो ऑर्डर्स हैं, ये आपके जो ऑर्डर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो बैकवर्ड क्लास है या वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, इन सबको इक्वल लीगल सैंक्शंस मिल सके, इनके हक किसी तरह से भी मारे ना जा सके। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। मुझे लगता है कि आपको अब तक ये चीज़ समझ आई है कि लॉज बना रही है गवर्नमेंट या बाकी जितनी भी सैंक्शंस हैं, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि सरकार अगर एक वेलफेयर स्टेट बन के काम नहीं करेगी तो हम लोग सरकार को या उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा से चुन के नहीं लाएंगे। एक सरकार अगर रिपीट करती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बन के सामने आई है। उसने डेफिनेटली लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए लॉज बनाए हैं जो उन तक पहुँचे हैं, इम्प्लीमेंट हुए हैं और उनकी डेवलपमेंट भी हुई है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को समझने के लिए एंड फर्दर इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, ये जानने के लिए जल्दी ही आपके सामने आएगी नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।